कमेंट भेजो। हाँ कमेंट भेजो। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए इस सेशन को हम सभी शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को बहुत सारा प्यार। कैसे हो आप सभी? आ जाओ सभी बच्चे। और ऑडियो और वीडियो अगर ठीक है तो जल्दी से आप सभी मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते। आ जाएं सभी बच्चे। चलो तो शुरू करें, ठीक है बेटा। तो क्लास को हम सभी शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, तो कल हम लोगों ने यहाँ पर टोनोप्लास्ट तक पढ़ लिया था और आज ये जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और कल आप लोगों की जो क्लास यहाँ पर रहेगी उसमें हम सभी बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड विटामिन के बारे में। तो आज चलो सभी इस क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। ओके चलिए। तो आज का जो टॉपिक हमारा छोटा सा ही रहेगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? सेंट्रोसोम के बारे में। सबसे पहले हम सभी यहाँ पर बात करेंगे आज सेंट्रोसोम के बारे में कि भाई सेंट्रोसोम क्या होता है, किस तरीके का यह सेंट्रोसोम यहाँ पर होता है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम की अगर हम बात करें, इसे हम सभी कहते हैं तारक काय। क्या कहते हैं इसको? हम सभी तारक काय के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब ये होता क्या है, तो चलिए इसको भी हम सभी यहाँ पर समझते हैं कि यह क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जब हम किसी भी सेल को यहाँ पर देखते हैं, तो जैसे ये सेल है, सेल की यह क्या है? यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के आसपास ही हमको इस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे से कुछ ट्यूब्स दिखाई देंगे। छोटे छोटे से कुछ यहाँ पर हमें ट्यूब्स दिखाई देंगी इस तरह से, ठीक है। छोटे छोटे से ट्यूब्स, जैसे ये आपका सेल है तो सेल का ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के यहाँ पर हमें छोटे छोटे से ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं। ये जो छोटी छोटी सी ट्यूब्स यहाँ पर दिखाई देती हैं, इन्हीं को ही हम सभी सेंट्रोसोम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इसी को हम सभी तारक काय के नाम से भी हम यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? जैसे अगर आप ये सेंट्रोसोम को देख रहे हो तो इनका काम क्या होता है? तो आंसर करना है कि इनका काम होता है सेल डिवीजन को स्टार्ट करवाना। इनका क्या काम होता है? सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन को स्टार्ट करवाना, कोशिका विभाजन को शुरू करवाना, इनका काम यहाँ पर होता है, ठीक है। तो आपको यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल सा मतलब है कि भाई कोई भी हमारे पास सेल है और उस सेल से 2 या 4 नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, उसी को हम सभी क्या कहते हैं? कि सेल डिवीजन हो रहा है, कोशिका विभाजन यहाँ पर हो रहा है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि सेंट्रोसोम का जो सही काम है वह क्या है, तो आंसर करना कोशिका विभाजन की स्टार्टिंग कराने का काम यही यहाँ पर करता है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं और थोड़ी सी इसको थ्योरी के रूप में हम सभी समझते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जो भी हमारा सेंट्रोसोम होता है उसी को हम सभी स्टेलर बॉडी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसी को हम सभी स्टेलर बॉडी या फिर तारक काय के नाम से भी हम सभी यहाँ पर जानते हैं। और हमें ये बात विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान में रखनी होती है कि यह कोशिका विभाजन करवाता है। क्या करवाता है? ये यहाँ पर कोशिका विभाजन ये यहाँ पर करवाता है, ठीक है। लेकिन क्या हमारी बॉडी में कोई एक ऐसी सेल है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं हो रहा हो? तो आंसर करना कि हाँ। अगर हम सभी न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सभी यहाँ पर न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं तो न्यूरॉन एक ऐसी सेल होती है हमारे शरीर के अंदर जिसमें आप देखोगे कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है,
ठीक है। अब जो न्यूरॉन होता है वह क्या है, हम सभी को यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे कि ये तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। क्या होती है, ये तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है और ये हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसमें ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। अब ब्रेन क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे मेन भाग है। हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका सबसे यह मुख्य भाग है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हम न्यूरॉन के बारे में बात करते हैं तो वैसे तो ये हमारे पूरे शरीर में पाया जाएगा और ये तंत्रिका तंत्र की इकाई भी होती है। हमने यह भी पढ़ा है कि हमारे शरीर की जो सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो भी न्यूरॉन ही है और सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन यानी हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। पर न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और इसी वजह से अगर मस्तिष्क में कभी भी चोट लग जाती है तो बहुत ही धीरे धीरे ठीक होती है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, सिर में चोट लग गई तो वो बड़ी जल्दी कोमा में चले जाते हैं, है ना, या फिर उनकी याददाश्त में दिक्कत हो जाती है या फिर उनके शरीर में कोऑर्डिनेशन की दिक्कत हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर सेल डिवीजन तो हो ही नहीं रहा। अब जैसे मान लो बेटा आपकी उंगली में चोट लग गई, ठीक है, चोट लग गई, थोड़ी देर बाद क्या देखते हो कि भाई खून रुक गया है। खून रुकने के बाद धीरे धीरे करके वहां पे नई स्किन आ रही है और धीरे धीरे करके भले थोड़ा लंबा समय लगे पर आपकी पूरी उंगली अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है ना, क्योंकि सेल डिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा है तो घाव आपका भर गया। लेकिन न्यूरॉन के साथ क्या दिक्कत है कि न्यूरॉन में तो सेल डिवीजन हो ही नहीं रहा है तो घाव भरने में बड़ी दिक्कत होगी। और इसी वजह से आप सभी को बता दूं कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर रीजनरेटिव कैपेसिटी सबसे कम होती है। ठीक है। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि यह बताइए कि जब हम अपने पूरे शरीर के बारे में बात करते हैं तो ऐसा कौन सा अंग होता है जिसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी सबसे कम होती है, आंसर हमारा मस्तिष्क। और क्यों, क्योंकि मस्तिष्क में पाए जाते हैं बहुत ज्यादा न्यूरॉन और न्यूरॉन सेल डिवीजन नहीं करता और इसी वजह से मस्तिष्क की जो रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है वो काफी कम होती है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो आंसर करना ब्रेन यानी सॉरी सबसे ज्यादा किसकी होती है, लीवर की। तो लीवर की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो लीवर की सबसे ज्यादा है और ब्रेन की सबसे कम होती है। ठीक है। तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि जो सेंट्रोसोम होता है यह कोशिका विभाजन कराने का काम करता है। ठीक है। जो सेंट्रोसोम होता है वो मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। क्यों, क्योंकि मस्तिष्क में पाए जाते हैं न्यूरॉन और इसी वजह से जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वह विभाजन नहीं कर पाती है। और यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जो सेंट्रोसोम होता है वो सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। तो इस बात का आप लोग यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका के अंदर ही सेंट्रोसोम पाया जाता है। अब यहाँ पर ना फिर से हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा चलो ठीक है समझ गए हम यहाँ तक, पर यह बताइए कि अगर पादप कोशिका में जब सेंट्रोसोम नहीं पाया जा रहा तो कोई भी प्लांट कैसे ग्रोथ करती होगी, प्लांट के अंदर क्या सेल डिवीजन होता होगा, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। पर वहां पे कोशिका विभाजन कौन करवाता है, तो आंसर करना सेल प्लेट। कौन करवाता है, सेल प्लेट। ठीक है। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि यह बताइए कि किसी भी पौधे के अंदर कोशिका विभाजन कौन करवाता है, तो आंसर करना है सेल प्लेट, जिसकी मदद से यह नॉर्मल तरीके से कोशिका विभाजन कर पाती है। ठीक है। फिर यहाँ पर आता है कि यह बताओ सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, तो आंसर करना एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है यहाँ पर बोबेरी। तो बोबेरी ने ही यहाँ पर सेंट्रोसोम की खोज की थी। ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला क्या कि अगर हम सेंट्रोसोम के बारे में बात करते हैं इसका काम होता है सेल डिवीजन कराने का। ठीक है। दूसरे नंबर पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका की अगर हम बात करें तो यह सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में भी अगर आप न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे तो न्यूरॉन में यह नहीं पाया जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पादप कोशिका में सेल डिवीजन फिर किसके माध्यम से होता है, आंसर सेल प्लेट के माध्यम से होता है और इसकी खोज किसने की थी, बोबेरी नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है। तो आपको बस इतना ही 3-4 पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। अब हमारा सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेल बच गया है, वो है प्लास्टिड। ठीक है। उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना, और फिर कल हम बिल्कुल नया चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। अभी मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा रही हूँ, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं थोड़े दिनों बाद करवाऊंगी। जब 3-4 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे ना उसके बाद फिर मैं यहाँ पर करवाऊंगी। ठीक है। चलो
तो अब हम सभी यहाँ पर शुरू करेंगे प्लास्टिड, एक नए तरीके का सेल ऑर्गेनेल। प्लास्टिड हिंदी में कहते हैं लवक। अब कुछ बच्चे कहेंगे प्लास्टिड नहीं, प्लास्टिक नहीं है ये आंसर, ठीक है, प्लास्टिक नहीं है ये क्या है यहाँ पे, प्लास्टिड, ठीक है, लवक। जैसे हरित लवक आप पढ़ते हो ना, वो सब इसी के अंदर ही यहाँ पर आता है। चलो तो शुरू करते हैं, ठीक है। प्लास्टिड लवक, तो थोड़ी सी हिस्ट्री हम सभी यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सभी शुरू करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लवक होता है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में ही यह पाया जाएगा, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में ही यह सिर्फ पाया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो शुरू करें, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम सभी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम सभी बात करते हैं कि यह बताइए कि जो भी हमारा लवक है इसकी खोज किसने की थी। तो आंसर करना, लवक की खोज और लवक का नाम दोनों ही अर्नेस्ट हेकल ने किया था, और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट तो नहीं पर हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसकी जो परिभाषा थी वह किसने दी थी, यहाँ पर सिम्पर नाम के एक साइंटिस्ट ने दी थी। तो सबसे पहले सीधे सीधे पूछता है कि यह बताइए कि जो प्लास्टिड है, जो लवक है, इसकी खोज यहाँ पर किसने की। तो आपको आंसर करना है कि इसकी खोज की थी यहाँ पे अर्नेस्ट हेकल नाम के साइंटिस्ट ने, और इसके बारे में बहुत अच्छे से बाद में जानकारी दी थी शिम्पर ने, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर कौन फेमस है, अर्नेस्ट हेकल, ठीक है। तो अर्नेस्ट हेकल ने यहाँ पे प्लास्टिड की खोज की, और जो प्लास्टिड होता है वो कहाँ पर मिलता है, तो आंसर करना हमेशा यूकैरियोटिक कोशिका में हमें देखने के लिए मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आता है वह ये कि भाई प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं। हाँ सोनू आप पढ़ सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे आता है कि भाई ये बताइए कि जो प्लास्टिड होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। आपको सीधे सीधे आंसर करना है, 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड को हम सभी 3 तरीके से बांट के पढ़ते हैं। पहले नंबर पर आता है क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में इसे हम कहते हैं हरित लवक, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है क्रोमोप्लास्ट, हिंदी में कहते हैं वर्णी लवक। और सबसे लास्ट में आता है ल्यूकोप्लास्ट, हिंदी में अवर्णी लवक, अवर्णी लवक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कि भाई जो लवक होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, 3 प्रकार के ये यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों, एक एक करके समझते हैं कि अगर आप इनको देख रहे हो तो इनकी क्या क्या विशेषता है, और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किसी भी पौधे में ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हरित लवक की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, हरित, हरा रंग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, जो कि हरा रंग देता है। हरा रंग देता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, किसी भी पौधे में ये कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा। तो बहुत सिंपल है, जो हरा रंग है और सूर्य के संपर्क में ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सूर्य के संपर्क में ज्यादातर यह देखने के लिए मिलेगा। तो आंसर करना कि सबसे पहले तो भाई लीव्स हो गए, यानी कि पत्तियां, और दूसरे नंबर पर स्टेम। तो पत्तियां और तना, वहां पर हम सभी देखेंगे कि जो हरित लवक होता है वो ज्यादा से ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं वर्णी लवक। नाम से ही पता चल रहा है वर्णी, वर्णी मतलब जो कलरफुल हो, वर्णी, क्रोमो, क्रोमा, कलरफुल हो, ठीक है।
यहां पर आप सभी देखते हो पाया जाता है ज़ैंथोफिल। क्या पाया जाएगा? ज़ैंथोफिल। अब ये ज़ैंथोफिल क्या है? तो ये बहुत बड़ी फैमिली है और इस फैमिली के अंदर बहुत सारे कलर आते हैं, लाल, नीला, हरा, गुलाबी, काला, पीला, भूरा, सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, ठीक है, एंथोसाइनिन, सब कुछ इसके अंदर आएगा। किसके अंदर? ज़ैंथोफिल के अंदर। तो ये काफी कलरफुल होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये कैसा होगा? कलरफुल होगा, यानी रंग बिरंगा, रंग बिरंगा कलर यह होगा, है ना। बड़े खूबसूरत कलर्स ये देगा। तो अगर आप किसी भी पौधे को देखते हो तो बहुत ही चटक कलर आपको कहाँ कहाँ पर दिखाई देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले फ्लावर, सबसे खूबसूरत, है ना। पुष्प, फूल, जो भी आप बोलना चाहो। और क्या हो सकता है बच्चों? फ्रूट, तो लिख लेंगे यहाँ पे फ्रूट्स यानी कि फल, ठीक। फिर क्या हो जाएगा आपका? जैसे कि सीड्स, बीज भी तो होते हैं काफी कलरफुल, है ना, बीज। तो ये सब क्या है? कलरफुल। तो अगर आप किसी भी वृक्ष को देख रहे हो, किसी भी पेड़ को देख रहे हो, तो जो कलरफुल होगा, रंग बिरंगा होगा, वहां पर आपको क्या दिखाई देगा? ज़ैंथोफिल यहाँ पर दिखाई देगा। चलो अब सबसे लास्ट आ जाता है। अब सबसे लास्ट आता है ल्यूकोफिल, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ एनी पिगमेंट। कोई भी रंग, कोई भी वर्णक यहाँ पर उपस्थित नहीं है, कोई भी रंग यहाँ पर उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? ल्यूकोप्लास्ट। तो लिखते हैं यहाँ पर absence of any pigment, any pigment। और हिंदी में क्या कहेंगे कि किसी भी वर्ण का अभाव है, कोई भी वर्णक यहाँ पर नहीं है, वर्णक का अभाव, कोई भी यहाँ पर रंग नहीं है, ठीक है। अभाव मतलब क्या होता है? कमी, नहीं है, कोई भी रंग नहीं है। अब आप में से कुछ बच्चे कहोगे कि मैम वर्णक का क्या मतलब है? वर्णक का मतलब होता है बेटा रंगने वाला, ठीक है, रंजक, वर्णक, रंग, ठीक है, वर्णक मतलब रंग, ठीक है। तो ये कैसा होगा? कलरलेस होगा। कैसा होगा ये? कलरलेस होगा, मतलब कोई भी रंग नहीं होगा, कोई भी रंग नहीं होगा, है ना, कोई भी रंग नहीं होगा। थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का या थोड़ा सफेद टाइप का आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो कोई भी रंग, कोई भी वर्णक यहाँ पर नहीं है, कलरलेस है, ठीक है, कलरलेस है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई बच्चों ये बताओ कि फिर ये ल्यूकोप्लास्ट मिलता कहाँ पर होगा जहां पर कोई भी रंग नहीं है? तो आंसर करना है, वो है रूट्स। क्या हो जाएगी? जड़ें, जड़, ठीक है। तो जड़ की अगर आप बात करो तो उसमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि मैम हम तो बचपन से लेकर आज तक ड्राइंग करते थे और हम पेड़ बनाते थे, तो पेड़ में हम तो जड़ में भूरा रंग लगाते थे, खूब स्केच, ब्राउन कलर की स्केच लगाते थे, अब कलर भरते थे। आप तो कह रहे हो कि इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ तो ये सही बात है, कोई रंग नहीं होता। प्यारे बच्चों, ब्राउन कलर तब दिखाई देता है जब बहुत लंबे समय तक कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ मिट्टी के संपर्क में है। मिट्टी में बहुत सारे लवण हैं जो लाल भूरा रंग देते हैं, और इसी वजह से जब आप किसी भी पेड़ को देखते हो तो पेड़ का जो जड़ होता है वो कैसा होता है? लाल भूरा रंग देता है, ठीक है। तो वो मिट्टी की वजह से दिख रहा है, पर अगर आप बेसिक कलर यहाँ पर देखो तो इसमें कोई भी रंग आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब एक चीज और मैं बता दूं कि कभी कभी आपके जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ना, वो और क्या काम करते हैं? तो आंसर करना कि कभी कभी ना ये स्टोरेज का काम भी करते हैं। क्या काम करते हैं? यहाँ पे संग्रहण का कार्य भी ये यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से बता दूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लवक के बारे में बात कर रहे हैं। लवक जो होता है वो खास तौर से जो पौधे होते हैं उनमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और जो लवक होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यहाँ पे हरित लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, और फिर होता है ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, ठीक है। डन बच्चों, समझ आ गया? चलो अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें हरित लवक और ल्यूकोप्लास्ट को थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा। तो यहाँ पे साथ के साथ हम पढ़ लेते हैं कि कई बार जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो स्टोरेज का भी काम करता है, संग्रहण का भी काम यहाँ पर करता है। तो जैसे कभी इसने अपने अंदर स्टार्च को संग्रहित कर लिया, जैसे अगर आप बात करते हो आलू के बारे में, तो अपने अंदर क्या कर लिया इसने?
स्टार्च को अपने अंदर संग्रहित कर लिया, कभी कभी ऐसा होता है कुछ प्रोटीन को अपने अंदर संग्रहित कर लेता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ तेल, वसा या परफ्यूम टाइप का जो सुगंधित पदार्थ है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो ऐसे अलग अलग पदार्थों को यह स्टोर यहाँ पर कर सकता है। तो चलो क्या क्या यह स्टोर कर लेगा उस आधार पर भी हम इसे अलग अलग तरीके से बांट के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको सिंपल वे में समझाती हूँ। तो जैसे ल्यूकोप्लास्ट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है अगर वह स्टार्च को अपने अंदर संग्रहित कर रहा है, किसको? स्टार्च को, यानी मंड को, कार्बोहाइड्रेट को अगर अपने अंदर एकत्रित कर रहा है, संचित अगर कर रहा है, तो उस टाइम पर हम इस तरह के ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं? यहाँ पर एमिलोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एमिलोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो अपने अंदर प्रोटीन का संग्रह करने लग जाता है। किसका संग्रह करने लग जाता है? प्रोटीन का संग्रह करने लग जाता है। तो उसको हम सभी क्या कहते हैं? प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने अंदर वसा को संग्रहित करने लग जाता है। किसको संग्रहित? वसा हो गया, तेल हो गया, इसका भंडारण करने लगता है। तो इसको हम सभी क्या कहते हैं? इलियोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसको यहाँ पर हम सभी? इलियोप्लास्ट। ठीक है, समझ आ गया? चलो ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक? डन। तो हम सभी ने यहाँ पर क्या देखा? सबसे पहले कि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो अपने अंदर कुछ चीजों को स्टोर कर सकता है, उसका भंडारण यहाँ पर कर सकता है। तो जैसे पहले आ गया एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो एमाइलोप्लास्ट अपने अंदर स्टार्च को संग्रहित करता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोटीनोप्लास्ट, तो प्रोटीनोप्लास्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो ये अपने अंदर प्रोटीन को स्टोर करता है। और अगर आप यहाँ पे बात करते हैं एलियोप्लास्ट, तो एलियोप्लास्ट यहाँ पर क्या करेगा? तो आंसर करना, वसा और तेल को संग्रहित करता है। तो यही आपका क्या है? तो आंसर करना, यही हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है, डन यहाँ तक? चलो अब इसके बाद ना जब हम एग्जाम में आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम में जो हरित लवक होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, इसके संरचना के ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, ओके, मीनाक्षी पीडीएफ अपलोडेड है, एक बार आप ध्यान से देखो। ठीक है, चलो पीडीएफ अपलोडेड है, कल पूरी की पूरी आपकी A4 साइज की पीडीएफ अपलोड हो गई है, उसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लो। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं तो जो भी यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है इस तरह से दिखाई देगा माइक्रोस्कोप के अंदर। अगर आप इसको यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 लेयर दिखाई देती है। ठीक है, पहली लेयर ये होती है, ठीक है, और दूसरी लेयर ये होती है। 2 लेयर आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था ना कि अगर आपसे कभी यह पूछा जाए दोहरी लेयर वाला, दोहरी झिल्ली वाला, तो क्या क्या ध्यान रखना है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सभी में आपको क्या दिखाई देता है? यहाँ पर दोहरी लेयर दिखाई देती है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी 2 लेयर दिखाई देती है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर ऊपर की तरफ जो लेयर होगी उसको हम सभी कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन, और हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे? बाह्य परत। क्या कहेंगे इसको हम सभी? बाह्य परत। ठीक है, और उसके बाद जो अंदर की लेयर होगी, अंदर की जो लेयर होगी उसको हम सभी क्या कहेंगे? इनर मेम्ब्रेन, यानी आंतरिक परत। आंतरिक परत। ठीक है, इस तरह से आप सभी देखोगे कि 2 परत आपको यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, समझ आ गया? चलो अब जब कभी भी हम क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर की ओर यहाँ पर एक द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? पूरा अंदर एक द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है। ये जो द्रव्य पदार्थ यहाँ पर भरा हुआ होता है इसे हम सभी कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं इसको? हम सभी स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि भाई ये बताओ इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है, जो तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, उसका क्या नाम होता है? तो आंसर करना स्ट्रोमा,
क्या कहते हैं इसको हम सभी? स्ट्रोमा के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, डन बच्चों। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब हम यहाँ पर अंदर की ओर देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक विशेष संरचना दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे सिक्कों का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है। अब सिक्के क्या होते हैं? जैसे 1 रुपए का क्वाइन, 1 रुपए का सिक्का। ठीक है, तो आप देखो 1 रुपए के सिक्के को अगर आप ऐसे करके रख दो या 2 रुपए के सिक्के को आप ऐसे करके रख दो तो एक पूरा का पूरा इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जैसे एक के ऊपर एक चीज रखी गई हो। ठीक है, इसको हम सभी क्या कहते हैं? ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। तो ग्रेनम क्या होता है? क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहते हैं सिक्के के समान संरचना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो भी हमारा क्लोरोफिल होता है, सॉरी जो भी हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्के जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, या क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम सभी क्या कहते हैं? तो आंसर क्या करना है यहाँ पे? ग्रेनम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। क्या? ग्रेनम के नाम से यहाँ पर हम इसे जानते हैं। अब जैसे मान लो कि इतने सारे ग्रेनम यहाँ पर रखे हुए, एक ये है, ये है, ये है, ऐसे बहुत सारे रखे होते हैं। उनमें से मान लो अगर मैं एक सिक्का यहाँ पर निकाल लूं, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला निकाल लेती हूँ, कोई सा भी निकाल सकते हो आप, कोई भी एक ले सकते हो। ठीक है, मैं ये वाला ले रही हूँ। अगर आप इस एक सिक्के को यहाँ पर निकालते हो तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है थैलेक्वाइड। क्या कहा जाता है इसको? थैलेक्वाइड। ठीक है, कभी कभी हम इसको ग्रेना भी बोल देते हैं, कभी कभी हम इसको ग्रेना भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ग्रेना मतलब क्या हो गया? एक। ग्रेनम मतलब क्या हो गया? बहुत सारे। थैलेक्वाइड, बहुत सारे थैलेक्वाइड से मिलकर के हमारा एक ग्रेनम यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम सभी पढ़ लेते हैं। थैलेक्वाइड, ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम सभी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले थैलेक्वाइड की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो इट इज द यूनिट ऑफ ग्रेनम एंड क्लोरोप्लास्ट। यह ग्रेनम तथा पर्णहरित की इकाई है। ठीक है, इसकी यह इकाई है सबसे पहले। ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। जब हम क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं, आप सभी ने सुना होगा क्लोरोफिल पर्णहरित, है ना? तो पर्णहरित होता कहां पर है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, पर क्लोरोप्लास्ट में होता कहां पर है? तो थैलेक्वाइड में ही होता है। तो लिखो यहाँ पर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, मतलब यहां पर पर्णहरित पाया जाता है, यहीं पर ही पर्णहरित पाया जाता है। तो जब पर्णहरित यहाँ पर पाया जा रहा है, इसका मतलब जो फोटोसिंथेसिस होगा, जो प्रकाश संश्लेषण होगा, वो कहां पर होगा? इसी थैलेक्वाइड में होगा, है ना? तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इट इज ए साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, और हिंदी में क्या कहेंगे कि यह प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। ये प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। ठीक है, तो हम सभी ने यहाँ पे क्या क्या देखा? देखो एक बार फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। हमने यहाँ पर यह देखा कि जब हम किसी भी क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें दो लेयर दिखाई देती है। बाहर की जो लेयर होती है वो है बाह्य परत, अंदर की लेयर है यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन यानी आंतरिक परत। ठीक है, इसके अंदर एक द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है और उसे द्रव्य पदार्थ को हम सभी स्ट्रोमा कहते हैं।
यहाँ पर हमें सिक्के के समान यानी क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है इस तरीके से, और इसे ही हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो आंसर करना, ग्रेनम के नाम से हम सभी जानते हैं। यहाँ पर जितने भी ग्रेनम होंगे, जैसे एक ग्रेनम ये है, दूसरा ग्रेनम ये है, ये एक दूसरे से ब्रिज के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं और उसको हम सभी कहते हैं लैमेली। क्या कहते हैं? लैमेली। तो लैमेली के माध्यम से यह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर हम यहाँ पर ग्रेनम को देखते हैं और एक इसका भाग निकाल लें, एक इसका भाग हम सभी यहाँ पे निकाल लें, तो उसको हम सभी थैलेक्वाइड या ग्रेना के नाम से जानते हैं। थैलेक्वाइड जो होता है वह ग्रेनम और पर्णहरित की इकाई होती है, या पर्णहरित नहीं, इसमें लिखना चाहिए था हरित लवक। ये किसकी इकाई होती है? तो आंसर करना है कि यह हरित लवक की इकाई होती है। हरित लवक की या ग्रेनम की यह इकाई होती है। यहीं पर ही पर्णहरित भरा हुआ होता है और इसीलिए जो प्रकाश संश्लेषण है वो यहीं पर ही होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर? पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट, और यही से ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, थैलोवर की इकाई कैसे है? ठीक है, डन बच्चों, समझ आ गया? क्लियर है? चलो ठीक है, यहां तक क्लियर? ओके, चलिए। हरिओम, ये आपकी मर्जी, आप जहां से पढ़ना चाहें आप वहां से पढ़ सकते हैं, इसमें मैं कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड देखो हरिओम का मैसेज। बेटा इधर उधर के इंस्टीट्यूट के टीचर्स का आप यहाँ पे नाम वाम मत लो, ठीक है, आप पढ़ाई पे फोकस करो। नीचे ही है, नीचे ही है, हाँ यही है। ठीक है हरिओम, ये लास्ट है बेटा, इधर उधर के टीचर्स का नाम मत लो, पढ़ाई पे फोकस करो। चलो ठीक है, समझ आ गया सभी को? क्लियर है? मैम ये पीसीएस में हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। चलिए ठीक है, तो ये जो सेशन है ना ये आपका कंप्लीट हो गया है, और ये जो पूरा का पूरा जो हमारा सेल बायोलॉजी था ये भी कंप्लीट हो गया है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, बेटा प्लीज पहले के जो वीडियोस हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ना जरूर, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरीके का ना रहे। ठीक है, चलो तो आगे हम यहाँ पर चलते हैं। बेटा हरिओम एक बात बताऊं, यहाँ पे बहस नहीं करोगे बेटा आप? देखो मैं आपको बहुत प्यार से समझा रही हूँ, अगर मैंने आपको जो चीज यहाँ पर पहले पढ़ा चुकी हूँ उसमें आप डाउट क्यों कर रहे हो कि मैम मैं पूछ रहा हूँ? क्यों पूछ रहे हो? आपको पूछना ही क्यों है जब मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है? ठीक है, तो इसीलिए कह रही हूँ बाकी सभी बच्चों से, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं वो पिछला जो क्लास है उसको करो पहले। ठीक है, और यहाँ पर बेटा आप दूसरे इंस्टीट्यूट से अगर पढ़ करके आ रहे हो तो फिर आप यहाँ पे मत पढ़ो। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको सही पढ़ाया जा रहा है। मुझे नहीं जानना कि कौन से सर है कौन से इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं जानना। ठीक है, और ना मेरे पास इतना समय है, तो इसीलिए सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगे जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बेटा, चलो मैम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाओगे? हाँ बच्चा मैं करवाऊंगी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लेकिन अभी नहीं करवाऊंगी क्योंकि अभी मैं इसके बाद आपको न्यूट्रिशन, विटामिन और डिजीज चैप्टर कराऊंगी। देन एक साथ जितना भी मैंने आपको एक महीने के अंदर पढ़ाया है उसका सारा का सारा टेस्ट में लूंगी खतरनाक तरीके से। ठीक है, तो अभी हम ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो आज तो सिर्फ इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपको एक एक्स्ट्रा पीडीएफ दूंगी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस वाला, उसमें से कुछ भी अगर समझ नहीं आएगा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल बायोलॉजी है ये खत्म हो गया, सभी बच्चे अपने लिए यहाँ पे तालियां बजा सकते हैं। ठीक है, ओके चलो, और मैं आपको एक अलग से पीडीएफ और प्रोवाइड कराऊंगी A4 साइज का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, पर कुछ अगर आपको समझ नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, चलो तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।